नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। देखिए, आइए हम लोग आज जुड़ते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि दरअसल डिकोड एग्जाम पर एचईओ का हमने एक आरोग्यम टेस्ट सीरीज बैच के नाम से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। उसके हम लोग डेमो को भी कर रहे हैं कि आखिर उनमें किन किन प्रकार के प्रश्न आते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, तो डेमो के आधार पर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे प्रॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एचईओ का बैच है। अच्छा, ये जो क्लास है आपको ये डेली 8 से लेकर के रात में 8 से 9 बजे रिलीज हुआ करेगी। डेली रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा ही है। हमने इसको लाइव नहीं किया। लाइव में बार बार समस्या आ जाती है, कभी वॉइस की कभी इसकी उसकी। हमने लाइव को छोड़ करके हमने रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डालना शुरू कर दिया है। आप हमें कमेंट कुछ करना चाहेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। टेंशन मुक्त रहिएगा उसके लिए आप। ठीक है, ये बैच 5000 का है, लेकिन ऑफर में आपको 2500 मिल जाएगा। इसमें आपको पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के डेमो जो है वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे आपको। उसी वीडियो पर बेस्ट आपको बायलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी मंथली, उस पर बेस्ट वीडियो मिल जाएगा आपको। कुछ विषयों के पीसेस के पीवाईक्यूज भी करा दिए जाएंगे आपको। आपकी मेंटरशिप गाइडेंस आपको सब कुछ कराया जाएगा। इसमें टेस्ट भी इंक्लूड रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये बैच आपको नहीं ज्वाइन करना है तो आप हमारा टेस्ट जो ओनली हमारा जो टेस्ट वाला है बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 7,625 प्रश्नों के माध्यम से आपको कराया जाएगा। इसकी फीस आपकी 899 रुपए मात्र है। 1500 का डिस्काउंट, मतलब 1500 रुपए फीस है। डिस्काउंट के साथ में आपको 899 में ये मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें 7,625 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरा कवर ये कराया जाएगा। तो आइए, हमने इसके पहले कम्युनिटी मेडिसिन के मॉक को हमने कर लिया था कि किस प्रकार के हमने टेस्ट आपको दिए, उसमें उसकी व्याख्या हमने बहुत अच्छी दी है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम लोग जो करेंगे वो करेंगे इतिहास विषयों को करेंगे। इतिहास विषय में कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखो, एक बात ध्यान रखिएगा कि व्याख्या हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि व्याख्या पढ़ेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए व्याख्या को हम लोग कम ही पढ़ेंगे, प्रश्न को देखेंगे। व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आप टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा। प्रश्न पहला क्या है हमारा? प्रश्न पहला हमारा है कि इसमें आपको सूची दी गई एक तरफ, और इधर यहां पर जो है इसका मैच करना कि किसका संबंध किससे है। यहां पर 4 स्थान दिए गए हैं, उनके सामने उनके बारे में कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं। अब आपको मैच करके बताना है कि आखिर कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम देखेंगे धौलावीरा के बारे में अगर आप जानकारी एकत्रित करेंगे तो इसमें दूसरा वाला हो जाएगा। ए का दूसरा होगा। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा होगा। मतलब धौलावीरा का संबंध क्या है? नगर का 3 भागों में इसमें विभाजन था धौलावीरा में, और जो है उन्नत जल प्रबंधन जो प्रणाली थी वो आपको धौलावीरा में आपको देखने को मिलती है। तो ए का संबंध आपका, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ए का संबंध किससे हो जाएगा? आपका दूसरे से हो जाएगा। लोथल की अगर बात करते हैं, लोथल जो स्थान है इसमें से अगर आप देखेंगे तो लोथल में अगर आप देखेंगे, लोथल में क्या हो जाएगा? जो घरों के दरवाजे थे, ठीक है, वो घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलना था। इसमें ये आपका लोथल के बारे में जानकारी है और इसके बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। धौलावीरा अच्छा कहां पर है? धौलावीरा आपके गुजरात में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में आपका पाया जाता है। ठीक है, लोथल कहां पर है यह भी आप जानते होंगे। तो लोथल के बारे में भी हमने आपको यहां पर जानकारी दे दी है। लोथल भी आपका गुजरात में एक स्थान है, और यहां पर जो है गुजरात जो है एक प्रमुख बंदरगाह था। यहां की पक्की ईंटों का गोदीवाड़ा स्थान भी मिला है, और अपवाद स्वरूप घरों के दरवाजे गली के बजाय मुख्य सड़क की ओर खुलते थे इसमें। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट यहां पे दिया गया है। चन्हू हरदड़ों के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका संबंध हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 से। ठीक है, 1 से, यानी कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर कौन सा? चन्हू हरदड़ो है। और कालीबंगा बच जाता है तो कालीबंगा का संबंध आपके ऑप्शन नंबर 3 से है, अर्थात लकड़ी की नालियों का प्रयोग इसमें किया गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो विकल्प में ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 3 ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के जरूरी है, नॉट ओनली एचईओ के लिए। आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप इन प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण, यहां पर बार बार प्रश्न आता है, इसको आप लोग टिक इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी जो अन्य स्थान है हड़प्पा सभ्यता के, उनको आप पढ़ लीजिएगा जरूर से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आ जाएगा। ये इसकी व्याख्या लिखी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं। विकल्प नंबर ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी व्याख्या में लिखी हुई है, आप एक एक करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन और कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। कौन सा रॉन्ग है? पहले पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1, ए नंबर कथन,
हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, दालें और तिल उगाते थे तथा वे दुनिया में कपास का उत्पादन करने वाले पहले लोग थे। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, इसमें क्या पूछा? असत्य पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तीसरा कथन सी क्या है? कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जहां दो अलग अलग फसलें एक साथ जो है उगाई जाती थी। बिल्कुल सही बात है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में यह भी कथन आपके लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा क्या है इसमें? चोलिस्तान और बनावली जो कि हरियाणा में है के पुरास्थलों से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ए सही है, सी सही है, आपका डी सही है। बी क्या है? कृषि अधिशेष प्राप्त करने के लिए उन्होंने व्यापक पैमाने पर लोहे के फाल वाले हलों का उपयोग किया था, ये यहां पे लिखा गया है। तो अब आप बताओ कि इसमें से क्या हो जाएगा? बी वाला पूर्णतः असत्य कथन है। ध्यान दीजिएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी अपने आप में वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता क्या थी बाबू? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, ये आपका कथन जो लिया है ये अपने आप पे क्या, जब कांस्य युगीन थे तो लोहे का प्रयोग कैसे होगा? तो ये बी वाला कथन आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग है अपने आप पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी क्या है आपका? रॉन्ग है। रॉन्ग ही आपसे यहां पर पूछ रहा था, बाकी विकल्प नंबर ए, विकल्प सी, विकल्प डी आपका क्या है? सही है, ठीक है। भारत में लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में होता है अपने आप पे, ठीक है। लोहे के प्रयोग की हम बात करते हैं, लोहे का प्रयोग, ठीक है, ये आपको उत्तर वैदिक काल में आपको दिखाई देगा, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। ये सब आप लोग ना पढ़िएगा अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, तो आपका ये वाला विकल्प आपको हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। बाकी हड़प्पाई लोग खेती के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे अपने आप पे। किसका? हड़प्पाई लोग जो थे कृषि के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे अपने आप पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कपास को सिंडोन नाम किसने दिया था? तो वो दिया था यूनानियों ने दिया था, ठीक है, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है जिसमें हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए दिखाई देते हैं जो एक साथ दो फसलें उगाने का प्रमाण देते हैं अपने आप पे, ठीक है। तो ये व्याख्या यहां पर आपके सामने दी हुई है, सेम जो हमने बताई, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य के संबंध में लिखे कथनों पर आपको विचार करना है। नंबर 1 क्या लिखा है? नंबर 1 लिखा है कि हड़प्पाई लोगों ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकृत धातु के सिक्कों का बड़े पैमाने पर क्या किया? प्रयोग किया है, ठीक है। दूसरा, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तीसरा, हड़प्पाई लोग लाजवंत मणि प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के सुरदघई नामक स्थल पर निर्भर थे। अब आपको बताना है कि इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही होता है। यहां पे 4 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो अगर आप देखेंगे जो पहला कथन आपका दिया है ना, यह आपका नहीं होगा, पहला विकल्प आपका नहीं होगा, दूसरा विकल्प आपका और तीसरा विकल्प आपका इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। अब एक एक कथन इसमें आपको अगर आप फोकस करेंगे तो आपको बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आप जानते होंगे कि आप एग्जाम में खूब आता है। 1 नंबर जो कथन दिया गया है वो क्या? असत्य है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में धातु के सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था, ठीक है। यह बात आप लोग क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा। तो धातु का प्रयोग नहीं, तो धातु के सिक्कों का बड़े प्रयोग पर कैसे हो जाएगा? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में धातु का प्रयोग जो है, सॉरी धातु, ठीक है, धातु का प्रयोग नहीं होता था। तो जब धातु का प्रयोग नहीं होता था तो धातु के सिक्कों के बारे में बात की कैसे हो जाएगी? ये आपका रॉन्ग है, ये 2 सही है, आपका 3 सही है। 2 और 3 कहां पर है? विकल्प नंबर बी में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर आपका, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी प्रश्न आप एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको पढ़ लेना है, आपको समझ लेना है। व्याख्या के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है क्या क्या बातें हमने बताई हैं आपको, ठीक है। ये व्याख्याएं आपकी बहुत अच्छी हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप एचओ का टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपको अच्छे देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। अभिकथन और कारण दिया है और फिर आपको विकल्प का चयन करना है कि कौन सा इसमें सत्य है, कौन सा सत्य है, ठीक है। चलिए अभिकथन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश प्रमुख नगरों में शहर को स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक ऊंचा लेकिन छोटा दुर्ग और एक निचला लेकिन बड़ा निचला नगर। आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कारण क्या है? कारण है कि यह विभाजन दरअसल समाज में एक स्पष्ट वर्ग विभाजन को दर्शाता है, जहां शासक या संभ्रांत वर्ग दुर्ग में रहता था और आम जनता निचले नगर में निवास करती थी। यह कारण दिया है, इस कथन को स्पष्ट करने के लिए इसका रीजन दिया गया है।
तो आपको बताना है कि इस ऊपर दिए गए कथन का क्या यह रीजन सही है या नहीं सही है। तो अगर आप बता पाए तो बताइएगा, कमेंट में उत्तर अपना दे सकते हैं या फिर मैं खुद इसका उत्तर बताता हूं। तो अगर आप इस प्रश्न पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो कथन अभिकथन दिया है यह भी सही है और इस कथन का जो कारण दिया है वह भी सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है। और ये जो इसका कारण बताया गया है ये ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है अपने आप में, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है अपने आप में, ठीक है। आप जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा जैसे अधिकांश प्रमुख स्थलों पर एक मानक नगर नियोजन देखने को मिलता है। हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में तो जानते हैं, आपकी करंट अफेयर्स से जोड़ करके इसको स्मार्ट सिटी से जोड़ के दिखाया जाता है आपको, उसमें प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। तो शहर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। पश्चिम में एक कृत्रिम ऊंचे कबूतरे पर बना दुर्ग, जहां विशाल स्नानागार, आपके अन्नागार और महत्वपूर्ण सार्वजनिक और प्रशासनिक इसमें स्ट्रक्चर था अथवा संरचनाएं थी। और जो पूर्व वाला जो है किनारा था, अर्थात जो पूर्व का हिस्सा था अपने आप, जिसको हम लोग निचला नगर के नाम से जानते हैं, जहां आम आवासीय इमारतें थी, ठीक है। इसलिए कथन ए क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें जो है आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये इसकी व्याख्या यहां पर दी हुई है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 नंबर, ठीक है, 5वां। अब आपको यहां पर इसको भी बताना है कि तांबा, सोना, शंख, सेलखड़ी के बारे में लिखा है, ये इसके बारे में सूची से मैच करना है। अगर आप इसको मैच कर पाए तो फटाफट आप मैच कीजिए, अन्यथा मैं आपको मैच करके बताता हूं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगी बताइएगा आप लोग, ठीक। और बाकी एचयू के टेस्ट को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत अच्छी व्याख्या है इसमें, हम लोग सभी टेस्ट के डेमो हम यहां पर आपको करा रहे हैं। तांबा जो अगर आप देखेंगे ना, तांबा का संबंध आपके ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। तांबा दरअसल खेतड़ी, राजस्थान और ओमान में देखने को मिलता है आपको, है ना। सोना का संबंध किससे, पहले वाले ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि 1 से हो जाएगा, ठीक है। और जो आप शंख देख रहे हैं, तीसरा कथन देख रहे हैं, सी वाला देख रहे हैं, सी हो जाएगा आपका शंख जो है नागेश्वर और बालाकोट से संबंध हो जाएगा। सेल खड़ी हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं आपके डी वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 वाला। डी का संबंध किससे, 4 से आपके, यानी कि सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तर गुजरात में आता है। तो ये आप अगर विकल्प देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का हो जाएगा आपका 4, यानी कि विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप जानते होंगे कि जो हमारे हड़प्पाई लोग थे वो क्या थे, कुशल कारीगर थे, अपने यहाँ पे कारीगर थे। उन्होंने उत्पादन के लिए दूर दूर के क्षेत्र, जो अलग अलग क्षेत्र थे, वहां से कच्चा माल प्राप्त करने की जटिल रणनीतियां थी जो उन्होंने डेवलप कर ली थी अपने यहाँ पे। और तांबा जो है अगर आप देखेंगे, जिसको कॉपर भी हम जानते हैं, तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी अंचल और अरब प्रायद्वीप के ओमान से मंगाया जाता था। ये सब फैक्ट आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आप लोग सारे पॉइंट जिसमें जो लिखे हैं वो आप एक एक करके से पढ़ सकते हैं। यहां पर हमने व्याख्या के माध्यम से आपको डिटेल्स में कराया हुआ है, कहां कहां पर क्या क्या पाया जाता था, कैसे कैसे चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं। एक एक करके आप इस पूरी व्याख्या को पढ़िएगा। व्याख्या मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बस व्याख्या आप देखते जाइए, कितनी सुंदर व्याख्या आपको यहां पर दी गई है। अब आप टेस्ट सीरीज को अगर ज्वाइन करेंगे तो सोचिए कितने सारे प्रश्न आपके रेडी हो जाएंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप तो बताइएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के सभ्यता के धर्म और विश्वास प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग खूब गलती करते हैं, यह रॉन्ग पूछा होता है, आप लोग सही टिक करके चले आते हैं। रॉन्ग कौन सा असत्य है यह पूछा है आपसे। नंबर 1, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है, ठीक है। दूसरा, हड़प्पाई लोग प्रकृति पूजक थे और वृक्षों तथा पशुओं, ठीक है, की पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्रस्तर के विशाल मंदिर पाए गए हैं जहां माता देवी की मूर्तियां स्थापित थी। और चौथा है, कालीबंगा और लोथल से अग्निवेदियों के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं जो संभवतः यज्ञ या अग्नि पूजा का संकेत देते हैं। अब आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ठीक है। देखो भाई, इसमें से अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो विकल्प नंबर कौन सा है, सी वाला है, ठीक है, सी। आपको अगर उत्तर समझना होगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके पढ़िएगा, समझिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। मैं बस बताते चलता हूं, सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों,
सी कथन क्या है, पूरी तरीके से असत्य है। पूरी हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत पुरातात्विक उत्खनन में अब तक एक भी मंदिर या पूजा के लिए कोई भी विशेष सार्वजनिक स्मारक भवन नहीं मिला है अपने आप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। समकालीन जो आपका मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यताओं के विपरीत यहां पर विशाल मंदिर होते थे। यद्यपि पक्की मिट्टियों की माता देवी की मूर्तियां संख्या में मिली हैं अपने आप पे। ये सारी बातें आपको व्याख्या के रूप में यहां पर आपको दिखाई देती हैं, ये आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, देखो ये इसकी व्याख्या है। असत्य कथन है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भाई इसमें क्या एक्चुअली में सही हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप दीजिएगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि और मोहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। एक कथन पहला क्या है, हड़प्पा लिपि वर्णमाला पर आधारित न होकर के मुख्यतः भाव चित्रात्मक है, जिसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच में बताई गई है। ठीक है, दूसरा, यह लिपि अब तक पूरी तरीके से पढ़ ली गई है, जिससे उनके राजनीतिक इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा, अधिकांश अभिलेखों में लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। कितना आसान प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको भी नहीं बता पाइएगा तो किसको बताइएगा, बहुत आसान है आपके लिए, वेरी 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 इजी। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो आपका दूसरा कथन है भाई, ये गलत है। ये लिपि तो पढ़ी कहां गई है, पढ़ी तो नहीं गई है, इसीलिए इसमें दिक्कत होती है अपने आप पे। ये रॉन्ग है, अपने आप पे रॉन्ग है, ये नहीं सही है। ठीक है, यानी कि दूसरा कथन आपका क्या है, रॉन्ग है। और सत्य कथन की बात की है, इसमें पहला वाला सही है आपका और आपका तीसरा सही है। विकल्प में देखिए 1 और 3 कहां पर है, तो बी वाले ऑप्शन में है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1 और 3 क्या है, कथन सही है आपका। तो ये हड़प्पा के बारे में आप लिपि और मोहरे के संदर्भ में जानकारी आपसे यहां पूछी गई थी, आपको इसका विकल्प आपको उत्तर देना है यहां पे। ठीक, बाकी यहां पर आपके सामने इसकी व्याख्या लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कथन 3 क्या है, सत्य है अपने आप पे। कथन 1 सही है, कथन 3 सही है, कथन 2 आपका क्या है, रॉन्ग है अपने आप पे। ठीक है, चलिए देखो क्या लिखा है, कथन 2 रॉन्ग है अपने आप पे। हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए उनके राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक इतिहास के बारे में हमारा सारा ज्ञान केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही बेस्ड है। भाई लिपि अगर आप पढ़ ही नहीं पाए तो फिर आप कैसे जान पाएंगे। जो पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हड़प्पा सभ्यता के, उसी हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हमको निर्णय ले पाते हैं कि हाँ भाई ऐसी ऐसी व्यवस्था थी वहां पर के। ठीक है, ना कि पढ़ करके हम इसके बारे में जान पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन। आसान है ना, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दिए गए हैं यहां पर। चलिए अब आप बताइए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के संबंध में विभिन्न विद्वानों और उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों को सुमित कीजिए। यानी कि अलग अलग जो विद्वान थे वो हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के उन्होंने अलग अलग बातें कही कि भैया हम कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस कारण से हुआ था। फिर किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, हड़प्पा सभ्यता का पतन तो इस कारण हुआ था। आपको विकल्प में बताना कि किन किन लोगों ने किन किन आधार पर कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ अपने आप पे वो इन इन कारणों से हुआ है। कोई कहता है कि विवर्तनिक हलचलें आई और सब कुछ खत्म हो गया अपने आप पे, कोई कह रहा है भयंकर बाढ़ आ गया, कोई कह रहा है आर्यों का आक्रमण हो गया, कोई कह रहा है इकोलॉजिकल जो है डिसबैलेंस हो गया अपने आप पे। कुछ कुछ बातें लोग कहते रहते हैं, आपको बताना है कि इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा अपने आप पे। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको आप सही कर लीजिएगा। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सर मोर्टिमर व्हीलर हैं, इनका कहना था कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हुआ है अपने आप पे। वैसे यहां पर मैं आपको जानकारी दे दूं, आर्य किसी बाहरी निवासी नहीं थे। आर्य को कहते हैं विद्वान, और आर्य हम भारतीय हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए थे, है ना। हमारे इतिहास के पन्नों में बहुत सारी जानकारियां गलत दी गई हैं, ना, क्योंकि मैक्स मुलर की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और मैक्स मुलर ने हमारे इतिहास को चौपटाबाज कर दिया अपने आप पे, है ना, और हम सारी गलतियां जानकारियां गलत पढ़े। इसी संदर्भ में अलग अलग चीजें सही कराई जा रही हैं आपको इतिहास की किताबों में से, लेकिन फिर भी चीजें दिक्कत कर रही हैं। ठीक है, जो बी वाला है अपने आप में, यानी कि M.R. साहनी और रॉबर्ट राइक्स ने हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के उन्होंने विवर्तनिक हलचलों का रीजन दिया था अपने आप पे, तो ये आपका बी का हो जाएगा आपका 1 वाला कथन। वाल्टर फेयर सर्विस इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भैया इसका रीजन बेसिकली हमारा इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएगा, अर्थात पारिस्थितिक जो असंतुलन था इससे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया अपने आप पे। जॉन मार्शल और S.R. राव, जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनका कथन था कि भैया भयंकर बाढ़ आ गई और भयंकर बाढ़ के फलस्वरूप क्या हुआ,
हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये 4 जो यहां पर नाम दिए गए, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग अपनी राय रखी थी। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ एचईओ के लिए नहीं, बाकी सभी सेगमेंट के लिए आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसकी व्याख्या लिखी हुई, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या 9 नंबर, अभिकथन और कारण वाला फिर से यहां पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का अचानक पूर्ण विनाश नहीं हुआ, बल्कि यह एक क्रमिक पतन था जिसने उत्तर हड़प्पा या ग्रामीण संस्कृतियों को जन्म दिया। अब इसका कारण बता रहा है कि क्या, क्यों ऐसा हुआ। कह रहा है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद के पुरातात्विक साक्ष्य दर्शाते हैं कि मानकीकृत बाट, मोहरे, विशिष्ट मनके और ग्रिड प्रणाली जैसे शहरी तत्व पूरी तरीके से गायब हो गए थे। अब ये इसका कारण बता रहा है। अब आपको बताना है कि इसका विकल्प क्या, उत्तर क्या हो जाएगा। कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चिल मारिएगा आराम से। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। आप देखिएगा तो दोनों कथन बेटा ना इसमें सही है, ये भी सही है आपका और ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कथन और कारण आपका दोनों सही है, और ये जो कारण है वो आपके कथन ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अच्छा, जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि इसमें अधिकतर विकल्प में यही होता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, और यह ऑप्शन खासकर सी वाले ऑप्शन में पाया जाता है। अगर आप पीसेस की पीवाइज को उठा के देखेंगे तो, है ना, ये एनालिसिस आप लोग जरूर किया करिए। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर लिखा हुआ है अपने आप से, आप इसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी और बताया कि भाई क्या क्या चीजें इसमें रही हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आसान है सब कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ जाएगा, ये यहां पे इसके सामने लिखा है सब कुछ। ठीक है, देखो आधुनिक पुरातत्व जो विद हैं वो अचानक विनाश के सिद्धांत को जो है साइंटिफिकली उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया है। 1900 ईसा पूर्व के आसपास परिपक्व हड़प्पा स्थलों का पतन शुरू हो गया था, लेकिन सभ्यता की आबादी रातों रात समाप्त नहीं हुई थी। जलवायु परिवर्तन और नदियों के सूखने के कारण लोग सिंध क्षेत्र को छोड़ करके पूर्व और दक्षिण की ओर, जैसे कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर पलायन कर गए। इसे परवर्ती हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा का चरण कहा जाता है, जो पूरी तरीके से ग्रामीण था अपने आप में। इस संदर्भ में कथन ए सत्य हो जाता है। इस क्रमिक पतन और डी अर्बनाइजेशन का मुख्य पुरातात्विक प्रमाण यह है कि जो तत्व शहरीकरण को परिभाषित करते थे, जैसे एक समान चट के बाट, व्यापारी मोहरे, लंबी दूरी का व्यापार और सुनियोजित ग्रिड नगर नियोजन, वे सभी प्रवर्ती स्थलों से धीरे धीरे गायब हो गए। अर्थात कारण आर क्या है, सत्य है अपने आप पे, और इसकी एक ही सही व्याख्या करता है अपने आप पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आप बताइएगा उत्तर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरातात्विक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि सुरकोटदा, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास में, है ना। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में एक अपवाद माना जाता है। ठीक है, दूसरा, राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल है। ठीक है, तीसरा, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति और दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत बार पूछा गया आप एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, जो अलग अलग जो पुरातात्विक जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं वो कहां कहां पर पाए जाते हैं, उनकी खोज किसने की थी, ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, बार बार पूछा जाता है। आप इतिहास के विषय में, प्राचीन इतिहास में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये और ये फैक्ट जो तीसरा देख रहे हैं, ये तीसरा वाला फैक्ट आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। तो अब आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग विकल्प नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, आपका तीसरा भी सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 1, 2 और तीनों इसमें कथन क्या हो जाएंगे आपके, एकदम सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख स्थल से दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है, जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के अक्षर खुदे हुए हैं। नंबर 1, हड़प्पा, लोथल, धौलीबीरा या फिर आपका कालीबंगा। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। बहुत अच्छे प्रश्न है भाई साहब, है ना, बहुत अच्छे प्रश्न है, बताइए तुरंत बताइए आप लोग।
इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा अपने आप पे। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो गुजरात के कच्छ के रण में कौन है? अपना धौलावीरा स्थित है। तो धौलावीरा अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, और आर.एस. बिष्ट नाम के जो एक पुरातत्वविद हुए हैं, तो आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में यहां की खुदाई के दौरान नगर के उत्तरी प्रवेश द्वार के पास एक विशाल जो है साइन बोर्ड अर्थात एक सूचना पट्ट इसमें जो है साक्ष्य मिला है। और इस लकड़ी के बोर्ड पर सफेद जिप्सम के लेप से हड़प्पा लिपि के 10 बहुत बड़े आकार के लगभग 37 सेंटीमीटर के आसपास के अक्षर जुड़े गए थे। ठीक है, यह प्राचीन विश्व में किसी भी सभ्यता द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए इस्तेमाल किए गए सबसे पुराने साइन बोर्ड में से एक है, सूचना पट्ट में से एक माना जाता है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बेटा? इसका विकल्प हो जाएगा आपका सी वाला था, धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए दूसरा, ये व्याख्या लिखिए जो हमने आपको बताई है अभी, जस्ट कठिन नहीं आपके लिए। ठीक है, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाएगा 12वां। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से मनके बनाने के कारखाने और लिपस्टिक, काजल जैसे प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य मिले हैं? कहां से? सुतकांगेडोर से, चन्होदड़ो से, रोपड़ से, या फिर आपके रंगपुर से मिले हैं? बताइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर बताएंगे। इसका विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको आंसर देना होगा तो फिर से कह रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर से पढ़िएगा, फिर उत्तर सोचने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए, अभी आपका पेट का एग्जाम होगा, आपका लोअर का एग्जाम होगा, आपके बाकी जो एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चन्होदड़ो से ये साक्ष्य आपके मिले हैं अपने आप पे, ध्यान दीजिएगा। सिंध जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित चन्होदड़ो एक छोटा लेकिन एक बहुत जो है इंपॉर्टेंट एक जो है इंडस्ट्रियल सिटी था, अपने आप पे औद्योगिक नगर था। ठीक है, एनजी मजूमदार का शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो एनजी मजूमदार नाम सुन लीजिएगा ध्यान से। एनजी मजूमदार, क्या? एन जी मजूमदार। ठीक है, एनजी मजूमदार, और एक लोग इनके साथ और थे, कौन? अर्नेस्ट मैके। कौन? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, ठीक है, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, ठीक है। तो एमजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके के द्वारा यहां की गई खुदाई में अगर आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में यहां पर अर्ध कीमती पत्थर जैसे कि आपका जैस्पर, स्पार्टिक के मनके, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण के उपकरण यहां पर मिले हुए हैं। और ये स्पष्ट रूप से एक शिल्प उत्पाद केंद्र के रूप में था। यहां से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। और इसके अलावा यहीं से जो है आपको लिपस्टिक, काजल और अन्य जो है वर्का जो मतलब कि कर्व टाइप के जो है ब्रिक्स अर्थात ईंटें जो है यहां पर आपको दिखाई देती हैं, प्राप्त होती हैं अपने आप पे इस स्थान से। तो ये बी वाला आपका विकल्प हो जाएगा। और यहां पे इसका उत्तर भी आपके सामने व्याख्या के रूप में दिया गया है, आप इसको एक एक करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें एक ही कब्र में पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा वो स्थान है, किस स्थल से युगल समाधान जो है का साक्ष्य प्राप्त होता है? आप जल्दी से बताइएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। वेरी वेरी इजी फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? उत्तर हो जाएगा आपका ए, लोथल। लोथल से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल कहां है भाई बताइए जरा कमेंट करके फटाक से मुझे, लोथल कहां पे है कमेंट करके बताइएगा। तो हड़प्पा सभ्यता की मैं बात करता हूं, वहां पर जो मृतक था यानी था जो डेड बॉडीज होती थी उनको दफनाने की प्रथा सबसे आम थी, हम उनको दफनाते थे। हालांकि दाह संस्कार के भी साक्ष्य पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल दफनाया था, दाह संस्कार के भी साक्ष्य पाए जाते हैं। और लोथल जो है आपका ना बाबू, ये कहां पर आपका गुजरात में है ना, ध्यान रखिएगा। लोथल कहां पर? गुजरात में है आपका, ठीक है, गुजरात में है। तो लोथल अर्थात जो गुजरात का स्थान है, यहां से उत्खनन के दौरान जब यहां की खुदाई आज की गई तो यहां पर युगल समाधान यानी कि दो लोग महिला और पुरुष अपने आप पे
के जो है समाधान इसमें मिले हैं, जिनमें एक ही कब्र के भीतर जो है इसमें पुरुष और महिला के कंकाल एक साथ दफनाए गए थे अपने आप में। ठीक है, कुछ जो पुराने हमारे जो इतिहासकर्ता हैं उन्होंने कहा था कि यहीं से, चूंकि भाई जब आप किसी महिला, ठीक है, और प्लस किसी पुरुष का कंकाल अगर आप दफनाया हुआ देखेंगे एक साथ में, तो आप क्या कहेंगे? आपको एक प्रथा याद होगी, उसको क्या कहते हैं? सती प्रथा। क्या कहते हैं? सती प्रथा। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं सती प्रथा का जो है प्रारंभिक ठीक है, प्रारंभिक जो है जो काल है वो आपके यहीं से प्राप्त होता है, क्योंकि भाई महिला और पुरुष दोनों की डेड बॉडी को एक ही में क्यों दफनाया जाएगा? सिंपल सी बात, सती प्रथा होता था, तो इसलिए यहां पे। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, गलत है। सती प्रथा में जो है कहा जाता था कि महिलाएं को जला दिया था अपने आप पे, क्योंकि सती प्रथा में क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो है जब हम शव को जलाते थे तो उसमें पत्नी को भी जला दिया था। तो अगर ऐसा होता तो फिर कंकाल कैसे मिल गया? कंकाल तो उसमें जल जाएगा। हाँ, अब ये कह सकते कि हो सकता है कि पहले दफनाया जाता था और बाद में जलाया जाने लगा हो, ऐसे बात कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार इसे सती प्रथा का प्रारंभिक काल भी इसे कहते हैं अपने आप पे। ठीक है, लेकिन आधुनिक पुरातत्वविद जो विद हैं इसे एक साथ हुई मृत्यु या किसी विशिष्ट सामाजिक या पारिवारिक प्रथा का परिणाम मानते हैं। जो आधुनिक जो पुरातत्वविद हैं, पहले के नहीं, पहले तो कहते हैं कि भाई ये तो एक साथ हम इसको अपनाते थे और सती प्रथा का कहीं ना कहीं ये प्रारंभिक काल था अपने आप। लेकिन जो अभी के पुरातत्वविद हैं वो इसे किसी खास कंडीशन में कहते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन किसी खास वजह से हुई होगी अपने आप। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या यहां पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया है, इसका उत्तर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। चलिए, हड़प्पाई लोगों की मोहरों पर सबसे अधिक बार किस पशु की आकृति का चित्रण किया गया है? कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ या एक सिंह वाला पशु? बताइएगा। आसान है, कोई कठिन नहीं है जो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक सिंह वाला पशु। क्या? एक सिंह वाला पशु हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी उत्कृष्ट कला का सबसे प्रमाण उनकी जो मोहरें हैं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मोहरें होती हैं। ठीक है, उनकी मोहरें हैं जो मुख्य रूप से सेलखड़ी स्थान है ना, सेलखड़ी पत्थर से वर्गाकार आकार में बनाई गई थी। और इन मोहरों पर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जानवर, जैसे कि आपका गैंडा हो गया, हाथी, बाघ और कुबड़ वाले सांड की जो बात हो रही है, क्या कुबड़ वाले सांड, ठीक है, की नक्काशी की गई है। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार मोहरों पर सबसे अधिक बार की बात करते हैं। वैसे तो अलग अलग साक्ष्य मिले हैं गैंडा, हाथी, उनके कुबड़ वाले सांड की, लेकिन नक्काशी की गई। लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार मोहरों पर सबसे अधिक बार जो है लगभग 60% की मोहरों पर पौराणिक रूप से एक सिंह वाले पशु का चित्रण ज्यादा किया गया है। ठीक है, जिसके सामने अक्सर एक अनुष्ठानिक स्टैंड जो है रखा होता है अपने आप पे। तो ये अपने आप में खास बात है, इसका चित्रण जो है सबसे बार किया गया है। क्या पूछा था कि हड़प्पाई लोगों की मोहरों पर सबसे अधिक बार किस पशु की आकृति का चित्रण किया गया? तो सबसे अधिक बार अर्थात 60% की मोहरों पर एक सिंह वाले पशु का चित्रण किया गया है अपने यहाँ पे। तो विकल्प डी हो जाएगा आपने। तो ये भी तो किए गए हैं, इनका भी चित्रण है इसमें, लेकिन इनका चित्रण क्या है? कम है। ज्यादा पूछा है आपसे तो ज्यादा क्या हो जाएगा? एक सिंह वाले पशु का चित्रण वहां के मोहरों पर ज्यादा बार किया गया, जो पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें बताते हैं उनके अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है, ये इसकी व्याख्या लिखी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपके सामने। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकासी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? अर्थात आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। चलिए आइए बात करते हैं। नंबर 1, हर घर की कम से कम एक दीवार का सड़क की नाली से जुड़ा होना आवश्यक था। ठीक है। दूसरा, मुख्य नालियों को ईंटों या पत्थर की सिल्लियों से ढका जाता था, जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। जैसे कि आज भी अगर आप देखते होंगे तो वो
ढालते नहीं, सीमेंट का ढालते हैं और ढाल करके नाली के ऊपर रख देते हैं ऐसे करके, है ना, फिर बाद में जब सफाई करनी होती है तो उसको हटा करके सफाई करते हैं, सेम वैसा था उसमें। तीसरा, जल निकासी प्रणाली केवल दुर्ग तक सीमित थी और निचले नगर में नालियां नहीं बनाई गई थी। चौथा, घरों के गंदे पानी को सड़कों की नालियों के बहने से पहले हैदियों में, ठीक है, गिरने दिया जाता था ताकि ठोस कचरा नीचे बैठ जाए। हैदी मतलब इसको आजकल हम लोग हौदी या हौजी के नाम से भी जानते हैं अपने यहाँ पे, एक बड़ा सा गड्ढा आप इसको कह सकते हैं अपने यहाँ पे। आज भी गांव में आप देखेंगे तो हौदी होती है, वहां पर लोग पानी अपना जो है गिराते हैं और पानी उसमें जाता है, फिर पानी ऊपर उठ करके बाहर बह जाता है और नीचे सारा कचरा जो है जमा होता है, फिर कचरे को हम बाद में निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके लिए रॉन्ग है, अर्थात कठिन है, सॉरी गलत है। जल निकासी प्रणाली केवल दुर्ग तक सीमित थी, निचले नगर में नहीं थी, यह कथन आपका क्या है, रॉन्ग है अपने आप, ऐसा नहीं था। नगर नियोजन प्रणाली में जल निकासी की व्यवस्था, सिस्टमैटिक घरों का निर्माण, यही सब तो खास बात थी हड़प्पा सभ्यता की, है ना। तो ये तो ऐसे थोड़ी ना होगा कि भैया ऊपर दुर्ग में था नालियों का निर्माण और नीचे नहीं था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये रॉन्ग है अपने आप। सी इज द राइट आंसर फिलहाल आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये इसकी व्याख्या लिखी हुई, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, ये व्याख्या में नहीं पढ़ना हो क्योंकि अगर व्याख्या पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए भाई, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली समकालीन विश्व में अर्थात मिस्र या मेसोपोटामिया में सबसे उन्नत और अद्वितीय मानी जाती थी। कथन सी क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि जल निकासी प्रणाली केवल दुर्ग तक सीमित नहीं थी, यह निचले नगर अर्थात लोअर टाउन की हर छोटी बड़ी सड़क और गली में पूरी वैज्ञानिक योजना के साथ बनाई गई थी। ग्रिड प्रणाली के तहत पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उनके अगल बगल घरों का निर्माण किया गया। हर घर की एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था ताकि घर का पानी मुख्य नाली में जा सके। नालियों में जगह जगह पर सफाई के लिए मैन होल भी बनाए गए थे, जिसको आजकल हम लोग चैम्बर के नाम से भी जानते थे, और नालियों के ऊपर पत्थर भी रखे गए थे ताकि उनको हटा करके उनकी सफाई की जा सके अपने आप पे। तो ये सारे यहां पर इसकी व्याख्या दी गई, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया, इसका उत्तर भी आप लोग बताइएगा। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? राजस्थान में खोजे गए हैं, हरियाणा में, या पंजाब में, या फिर गुजरात में खोजे गए हैं? बताइएगा आप लोग इसका उत्तर भी। कोई कठिन नहीं कि आप ना बता पाए, आसान है आपके लिए, है ना, बहुत आसान है, बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात से ही जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गुजरात से ही हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक जो है जो पुरातात्विक स्थल, जो पुरातात्विक जो साक्ष्य आदि हैं वो आपको यहां पर मिलते हैं। पुरातात्विक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं अपने आप सबसे ज्यादा? तो वो गुजरात में खोजे गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि देश कब आजाद होता है आपका? 1947 में होता है। यानी कि वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद हड़प्पा पंजाब प्रांत और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत सहित सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश प्रमुख और प्रारंभिक स्थल पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, आप जानते ही होंगे अपने आप पे। और इसके कारण कहीं ना कहीं पुरातत्वविदों ने भारतीय सीमाओं के भीतर बड़े पैमाने पर क्या किया, अपने आप में एक्सप्लोरेशन किया, अर्थात अन्वेषण किया। और स्वतंत्रता के बाद जो भी ऐसा कार्य किया गया, इन उत्खननों में सबसे अधिक हड़प्पाई बस्तियां जो है कहीं ना कहीं गुजरात राज्य में खोजी गई हैं। गुजरात में लोथल, धौलीवीरा, सुरकोटदा, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर जैसे दर्जनों महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल आदि आपको देखने को मिलते हैं, और यह बात आपको व्याख्या में यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ जाता है। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त बाटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है? नंबर 1, बाट मुख्य रूप से चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और निचले मानदंड द्विआधारी अर्थात बाइनरी प्रणाली यानी कि 1 2 4 8 6 मतलब 1 2 4 8 16 इस प्रकार से पालन करते थे। बाटों का आकार गोलाकार होता था और उन पर वजन की मात्रा बताने वाले विशेष चिन्ह खुदे होते थे। हड़प्पाई बाट प्रणाली पूरी तरीके से अव्यवस्थित थी और प्रत्येक नगर का अपना अलग वजन मानक था। बाटों का उपयोग केवल विदेशी व्यापार के लिए किया जाता था। घरेलू लेन देन में वजन प्रणाली अज्ञात थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताना है कौन सा आपका विकल्प क्या है, सही है, अपने आप पे सटीक है, ठीक है। चलिए, ए वाला इसमें सही हो जाएगा, ठीक है।
सटीक है, सही पूछा आपने आप पे, ठीक है, सत्य पूछा है, ए सही है, बाकी आपके रॉन्ग है, ठीक है, बाकी आपके सटीक नहीं है, ये आपका एकदम सही हो जाता है। इसकी व्याख्या अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक सटीकता उनके मानकीकृत बाटों, ठीक है, अर्थात जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स होते थे से सिद्ध होती है। ये बाट मुख्य रूप से चट नामक कठोर पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर बिना किसी निशान के घनाकार होते थे अपने आप पे। अतः कथन बी और सी क्या अपने आप पे गलत है, जो कि स्टेटमेंट वहां पर दिया गया था उल्टा, क्योंकि पूरे हड़प्पा क्षेत्र, ठीक है, में एक समान वजन प्रणाली लागू थी जो एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण, ठीक है, अर्थात सेंट्रल अथॉरिटी का संकेत है। इनके निचले मानदंड, ठीक है, द्विआधारी थे, जैसे कि 1 2 4 8 16 32 64 आदि, जबकि उच्च मानदंड दशमलव प्रणाली का पालन करते थे अपने आप पे। तो ये प्रश्न जो है अपने आप पे, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बताइएगा, हड़प्पा कालीन स्थल बनावली जहां से अच्छी किस्म के जौ और मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, किस नदी के तट पर स्थित था अपने आप पे बताइएगा। सतलज, सिंध, सरस्वती या फिर रावी हो जाएगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल बनावली जहां से अच्छी किस्म के जौ और मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, किस नदी के तट पर स्थित था। बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में यहां से भी कई बार प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो है एग्जैक्टली क्या हो जाएगा बेटा, है ना। प्लीज फटाफट से कमेंट करिए कि इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। सतलज, सिंध, सरस्वती या फिर रावी, तुरंत फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग प्लीज जल्दी से। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बनावली। क्या हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, सॉरी बनावली नहीं होगा, हड़प्पा वाला है ना क्वेश्चन। अब बताइए, दोबारा बताइए। सरस्वती हो जाएगा, घग्गर हो जाएगा, क्या घग्गर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर अपने आप में, यानी कि इसका उत्तर जो है कहां हो जाएगा, सरस्वती नदी अर्थात घग्गर हो जाएगा अपने आप पे, ठीक है। तो ये खास पॉइंट आपको यहां पर क्या करना है, याद रखना है। इसकी व्याख्या आप देखेंगे तो बनावली वर्तमान भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है और एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है। RAS विश्व द्वारा की गई खुदाई में यहां से पूर्व हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल विलुप्त हो चुकी सरस्वती अर्थात वर्तमान घग्गर नदी प्रणाली की घाटी में स्थित था और बनावली से उत्तम किस्म के जौ मिट्टी का बना हल और जल निकासी प्रणाली के एक साथ जो है एक प्रणाली के साथ एक समृद्ध व्यापारी के घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सतलज पर रोपड़, रावी पर हड़प्पा और सिंध पर मोहनजोदड़ो अपने आप में स्थित थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या आपके एग्जाम के लिए, यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, यहां पर इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्या 19 नंबर। आइए, मेसोपोटामिया के प्राचीन ग्रंथों में दिलमुन और माकन का उल्लेख मिलता है, जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापारिक मध्यस्थ थे। वर्तमान भूगोल में दिलमुन की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है, मतलब कहां पर है, योमान, यमन या बहरीन या फिर मकरान, कहां पर हो जाएगी बताइए आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आपने यहाँ पे नए प्रकार का प्रश्न है, लेकिन है अच्छा आपके लिए, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। ये हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बी सॉरी सी, यानी कि बहरीन। बहरीन अब जो है इसको हम जानते हैं अपने आप पे। दिलमुन की पहचान दरअसल फिलहाल वर्तमान भूगोल के अकॉर्डिंग बहरीन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेसोपोटामिया अर्थात अक्कादियन जिसको कहते हैं साम्राज्य के अभिलेखों में सुमेर और मेलुहा के बीच लंबी दूरी के समुद्री व्यापार का वर्णन मिलता है अपने आप पे। और इन लेखों में दो महत्वपूर्ण मध्यवर्ती जो व्यापारिक स्टेशनों का उल्लेख मिलता है, एक है माकन और दिलमुन, दो स्थान माकन और दिलमुन, ठीक है। प्रातात्विक साक्ष्यों के बेस पर आप देखेंगे तो इतिहासकारों ने माकन की जो पहचान की है, माकन की पहचान ओमान मकरान तट से की है जहां से तांबा आता था। और दिलमुन की जो पहचान है, दिलमुन की पहचान आधुनिक बहरीन जो द्वीप है आपका, बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों से की गई है, जिसे साफ सुथरे नगरों का स्थान और सूर्य के उदय का क्षेत्र भी कहा जाता है अपने यहाँ पे। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बहरीन हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से हमने यहां पर दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या अपने आप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 आ जाता है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान तांबा मुख्य रूप से राजस्थान के खेतड़ी से मंगाया जाता था, लेकिन टिन जिसे तांबे में मिलाकर के कांस्य अर्थात ब्रोंज बनाया जाता था,
मुख्य रूप से कहां से आयात किया जाता था, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा इसको भी आप लोग। ये प्रश्न आपके सभी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली एचईओ, आपके लोअर के लिए, आपके लेखपाल के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट। बताइए इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, बताइए। यह मुख्य रूप से अफगानिस्तान और ईरान से जो है आयात किया जाता था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह बहुत अच्छा है। आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, अपने आप पे कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना आपका, ये क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी अपने आप पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कांस्य एक क्या है, मिश्रित धातु है, और कांस्य जो है अपने आप पे ये तांबा और टिन से मिलाकर बनाई जाती है। कांस्य किससे बनाई जाती है, आपके तांबा और प्लस आपका टिन से मिलाकर के इसको बनाया जाता था। आप जानते हो, पढ़े होंगे कई बार, ठीक है। जिससे धातु अधिक क्या होती, कठोर हो जाती है अपने आप पे। हड़प्पाई लोग तांबा जो है स्थानीय स्तर पर, अर्थात राजस्थान के क्षेत्रीय और बलूचिस्तान से प्राप्त कर लेते थे, जो तांबा था अपने आप पे, ठीक है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में टिन के भंडार बहुत कम है, इसलिए टिन जो है खास करके लंबी दूरी के व्यापार के माध्यम से अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था, मतलब कि वहां से आयात किया जाता था अपने आप पे। यही कारण है कि हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त कांस्य की वस्तुओं में टिन का अनुपात आदर्श रूप से कम पाया जाता है, क्योंकि टिन हमारे यहां पर नहीं पाया था। टिन को हम लोग कहां से प्राप्त करते थे, टिन को हम लोग अफगानिस्तान और ईरान से आयात करते थे अपने यहां पे, ठीक है। यही कारण रहा है कि हमारी कांस्य की जो कांस्य की जो वस्तुएं हैं उनमें टिन का अनुपात कम पाया जाता है। यह व्याख्या यहां पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन का हमारा सेट था, जो हमने अपने एचईओ के आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन से हमने आपको कराया है कि इस प्रकार के प्रश्न हम लोग आपको एचईओ के टेस्ट सीरीज में देते हैं आप लोग को। तो आप उसको आराम से परचेज कर सकते हैं। 799 रुपए की टेस्ट सीरीज हमारी है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। डेली शाम को 8 बजे आप हमसे जुड़िए और इस तरीके से क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।